सो हेलो एवरीवन, दिस इज दृष्टि और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 ऑफ FOML दैट इज बेस्ड ऑन सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, एक रिकैप के लिए देखते हैं। एक रिकैप के लिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मतलब होता है व्हेन वी यूज लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग आवर मॉडल। ठीक है, तो जब हम मॉडल को लेबल डेटा के साथ ट्रेन करेंगे उसे हम कहेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग कैसे होती है, एक सुपरविजन के अंडर होती है। इसका मतलब हमारे पास टारगेट वेरिएबल और फीचर्स दोनों होते हैं, एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग को। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या करता है, हमारी दो तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो हमारी दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो दोनों को ही एक एक बारी ढंग से पढ़ते हैं और दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो जब भी हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, ओके, व्हेनेवर वी आर ट्रेनिंग आवर मॉडल टू प्रिडिक्ट सम न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो जब भी हम अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए बोलेंगे कोई नंबर को, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को, उसको हम कहेंगे रिग्रेशन। और जब भी हम अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए बोलेंगे कोई क्लास या फिर कोई कैटेगरी, उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा डेटा दिया मॉडल को एंड आई आस्क टू प्रिडिक्ट अ वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई प्लीज टेल मी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक। तो जो वैल्यू होगी स्टॉक की वो क्या होगा, एक न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, सो जो न्यूमेरिकल डेटा है वो कोई भी नंबर हो सकता है ना। सो रिग्रेशन का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। फिर जब मैं आती हूँ अपने क्लासिफिकेशन पे, सो मैं क्या करूंगी, अपने मॉडल को कुछ फोटोज भेजी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैट्स और डॉग्स की, ओके, उसको ट्रेन किया। फिर मैंने उसको एक फोटो देके टेस्ट किया कि टेल मी वेदर इट इज अ कैट और अ डॉग। सो अब वो क्या कर रहा है, अब वो दो कैटेगरीज में से एक सिलेक्ट करके मुझे बता रहा है कि आइदर इट इज अ कैट और इट इज अ डॉग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं रिग्रेशन को। सो रिग्रेशन क्या करता है, रिग्रेशन प्रिडिक्ट करता है कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू को। ओके, सो प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूअस वैल्यू को, थिंकिंग ऑफ प्रिडिक्टिंग अ हाउस और स्टॉक वैल्यूज। ओके, रिग्रेशन मॉडल क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अलाउइंग फॉर द प्रिडिक्शंस ऑन अ कंटिन्यूअस स्केल। तो क्या कह रहा है कि जो हमारी वैल्यूज होती है, जो हमारी प्रिडिक्शन वैल्यूज होती हैं, वो होती है कंटिन्यूअस, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 9.1 हो सकती है, 9.9 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई कंटिन्यूअस स्केल पे हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग द टेम्परेचर बेस्ड ऑन ह्यूमिडिटी लेवल्स और एस्टिमेटिंग सेल्स फिगर बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड आर रिग्रेशन टास्क। तो जिस भी टास्क में हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आउटपुट में देनी होगी उसे हम कहेंगे रिग्रेशन। फर्दरमोर रिग्रेशन कैन बी यूज्ड टू टेलीकास्ट ट्रेंड्स, to forecast trends, optimize processes, and understand the impact of different factors on a target variable. Okay, so target variable क्या होता है? Target variable is basically our y, जो हमारा आउटपुट है, जो हमें आउट प्रिडिक्शन चाहिए। Okay, examples of regression algorithms include linear regression, polynomial regression और support vector regression. ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो जैसे हमने पढ़ा, रिग्रेशन होती है एक कंटिन्यूअस वैल्यू, वैसे जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्या होती है, डिस्क्रीट कैटेगरी की होती है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है। मतलब क्या, जैसे कोई भी अगर तुम क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास कौन सी क्लासेस है, तुम्हारे पास क्लासेस है मान लो ए, बी और सी। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट क्लासेस हैं, इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं आ सकती, सिर्फ या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, सो क्या करता है, क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट करता है डिस्क्रीट कैटेगरीज को, कंसिडरिंग क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नो स्पैम। सो आइदर ईमेल कैन बी स्पैम और इट कैन बी नो स्पैम। सो इनकी कोई बीच की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन मॉडल्स असाइन डेटा पॉइंट्स टू प्री डिफाइंड क्लासेस। तो जो हमारे डेटा पॉइंट्स है वो क्या करे, उसको प्री डिफाइंड क्लासेस में असाइन कर देगा। एग्जांपल्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग वेदर अ कस्टमर विल चर्न और नॉट, डायग्नोसिंग अ डिजीज ऑन द बेस्ड ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बताओ डिजीज है या नहीं है। तो ऐसी कोई बीच में तो नहीं आ सकती ना कि भाई डिजीज और है या नहीं है कि बीच में कोई स्टेट है, ऐसी कोई स्टेट तो नहीं हो सकती। सो आइदर इट इज अ डिजीज और इट इज और इट्स नॉट अ डिजीज। रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज, है ना, जैसे हमने कैट और डॉग वाले एग्जांपल की बात की थी, उसी हिसाब से रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ इमेज। Moreover, classification is utilized in wide array of applications such as credit risk assessment, image recognition, and natural language processing.
सो ये कहाँ यूज होता है, एनएलपी में यूज होता है, इमेज रिकॉग्निशन में यूज होता है, रिस्क असेसमेंट में यूज होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम्स इंक्लूड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। तो अब हम इन सबको जो भी हमने एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में, उनको डिटेल में करेंगे। ठीक है, सो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू, कोई नंबर। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कोई क्लास, कोई डिस्क्रीट वैल्यू। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। सो व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? ऑब्वियसली बात है, हमने रिग्रेशन पढ़ा। ओके, हमने क्या बोला, रिग्रेशन का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को। सो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऑब्वियसली बात है, जब रिग्रेशन है तो वो कोई कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही प्रिडिक्ट करेगा। बेस्ड ऑन इनपुट फीचर्स इट अज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट y और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान से डिटेल में समझते हैं। पहले यूज केसेस देख लेते हैं। यूज केसेस कहाँ पे होता है, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन साइज लोकेशन, एस्टिमेटिंग सेल्स रेवेन्यू, फोरकास्टिंग स्टॉक प्राइसेस, वही सब न्यूमेरिकल चीजें प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो अब हम आगे हैं अपनी वर्किंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन पे। तो लीनियर रिग्रेशन वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वर्किंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन में ये डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या लिखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेटा पॉइंट्स और लाइन ऑफ रिग्रेशन। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे हम मैथ्स में करते थे कि हम एक ग्राफ बनाते थे, एक्स एक्सिस पे क्या करते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्लॉट करते थे, और वाई एक्सिस पे क्या करते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्लॉट करते थे। उसी प्रकार हमारा जो एक्स है वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा वाई है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मुझे प्रिडिक्ट करना है अपने हाउस प्राइसेस को, तो जो हमारे हाउस प्राइसेस हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है हमारे एरिया पे। अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया क्या है, एरिया एक फीचर है जिसपे हमारा प्राइस क्या है, डिपेंड कर रहा है। तो हमारा आउटपुट है जो वाई है, जो हमारा प्राइस है, वो डिपेंड कर रहा है हमारे इनपुट पे, जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारा एक्स है, जो हमारा एरिया है। ठीक है, सो एरिया क्या हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमारा फीचर है ना। और प्राइस क्या हुआ हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर क्या, आउटपुट। ठीक है, ए क्या होता है, एक इंटरसेप्ट होता है। जैसे हमारे पास मैथ्स में होता था कि वाई एक्सिस को हमारी जो लाइन है वो कहाँ कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, ए। ठीक है, और डब्ल्यू होता है हमारा स्लोप। स्लोप मतलब कितना टेढ़ा है लाइन, है ना, कितना कम स्लोप है, कितना ज्यादा स्लोप है। तो दिस इज अवर बेसिक मैथ्स। सो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या करता है लीनियर रिग्रेशन, क्या करता है लीनियर रिग्रेशन, पहले तो प्लॉट कर देगा हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको किस में प्लॉट करेगा, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेगा, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है इसे प्लॉट करेगा वाई एक्सिस पे। और ये अज्यूम करके चलता है कि जो एक्स और वाई है इनमें क्या लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम लीनियर लाइन यूज कर सकते हैं, सीधी लाइन लगा सकते हैं। क्या करेगा, अपने सारे डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर देगा जैसे हमने प्लॉट कर दिया है, और इस पे अब एक ऐसी लाइन बिठाने की कोशिश करेगा जो इसे बेस्ट फिट कर रही होगी, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है जी, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन टू ऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्व डेटा पे क्या फिट करने की कोशिश करेगा, लीनियर इक्वेशन फिट करने की कोशिश करेगा। इट एम्स टू फाइंड द लाइन इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन और प्लेन इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो क्या करेगा, जब हमारे पास 2D पॉइंट्स होंगे, जब हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो क्या करेगा, सिंपल लाइन बना सकता है। ठीक है, हमारी क्या बन सकती है, एक सिंपल लाइन बना सकता है। बट जब हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे फीचर्स के साथ हम लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, तो वो क्या यूज करेगा, मल्टी लीनियर रिग्रेशन को यूज करेगा। और क्या फाइंड करने की कोशिश करेगा, एक प्लेन फाइंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 3D फिगर में प्लेन आएगा। ओके, दैट बेस्ट फिट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब आ जाएगा हमारा मोस्ट कॉमन मेथड टू फाइंड द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज लीस्ट स्क्वायर अप्रोच। तो अभी मैंने बताया कि भाई बहुत सारे स्लोप्स की लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, बेस्ट फिटेड फाइंड करनी है, ऐसी भी हो सकती है, एक लाइन ऐसे भी जा सकती है, एक लाइन ऐसे भी जा सकती है। तो बेस्ट फिटेड लाइन कौन सी होगी हमारी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लीस्ट स्क्वायर अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, हम मिनिमाइज करते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द मॉडल। तो इसमें हम क्या करते हैं,
जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मतलब जो हमारे पास आंसर है, ठीक है, जो हमारा वाई है, जो रियल लाइफ वैल्यू है, और हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है, उसे हम क्या कहते हैं, वाई हैट कहते हैं। इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस। और एक चीज तो प्रिडिक्ट करेंगे नहीं, बहुत सारी करेंगे, तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, समेशन साइन लगा देते हैं, तो सम बना देते हैं, ठीक है। This results in a line or a plane that represents the best linear unbiased estimate of the relationship of between the variables. तो मतलब जिसका एरर सबसे कम आएगा वही तो हमारी बेस्ट फिटेड लाइन हुई। तो ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है बेस्ट फिटेड लाइन को ढूंढने में। Once the model is trained, it can be used to predict new values by plugging in the values of independent variables or linear equation. तो मतलब एक बार ट्रेन करने के बाद हम इसे यूज कर सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज के लिए, बहुत सारी अलग अलग पैरामीटर्स के, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के लिए, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं, हमने पढ़ लिया लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, और मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन एक एक्सटेंशन होता है लीनियर रिग्रेशन का। लीनियर रिग्रेशन का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। ये करता है, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देता है। जैसे हम क्या बात कर रहे थे, हम लीनियर रिग्रेशन बात कर रहे थे ग्राफ्स की, है ना, 2D फिगर्स की, 2D जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ सकते हैं, हम बहुत सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इट हेल्प्स टू मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, यूजफुल व्हेन आउटकम डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, बहुत सारे फीचर्स आ गए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन को। अब हाउ अ मल्टीपल रिग्रेशन वर्क्स, सिमिलर वे हाउ द लीनियर रिग्रेशन वर्क्स, पर इसमें क्या होता है, इसमें होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज वेरिएबल्स होते हैं, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y, पर आउटपुट क्या होता है, एक ही होता है। इट डिटरमाइंस हाउ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो क्या करता है, वो हर एक वेरिएबल के साथ चेक करेगा कि उसकी रिलेशनशिप y के साथ कैसी है, ठीक है। इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, पहले की फैक्टर होता है कि ये एडवांस होता है, ये हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स डेटा को। दूसरी चीज होती है, ये एफिशिएंट होता है, ये कैलकुलेट करता है मल्टीपल फैक्टर्स को, ठीक है जी। फिर आ जाता है इसकी एक इक्वेशन, तो जैसे हमने पढ़ी थी, अपनी लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस 1 ठीक है। ए क्या होता है, हमारा इंटरसेप्ट होता है। वैसे ही इसमें क्या है, हमारा बी नॉट इंटरसेप्ट है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इंटरसेप्ट, कोई भी वेरिएबल से यूज कर सकते हैं, बट वी शुड नो व्हाट इज दैट, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, हमारा वी नॉट, वाई है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर क्या है x1 x2 xn करके n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और इन n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की n स्लोप्स होंगी, b1 b2 b3 bn तक स्लोप्स होंगे, bn beta n, ओके। So don't confuse, it's just variables, but you should know what is the equation, what equation means, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी कि y है, फिर स्लोप है, स्लोप मल्टीप्लाई हो रही है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, फिर प्लस हो रहा है हमारा इंटरसेप्ट। तो वैसे हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट प्लस करेंगे, हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उसकी अपनी स्लोप होगी, और उन सबका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, ओके। सो दिस इज आवर मल्टीपल रिग्रेशन। अब आ जाते हैं हम अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, ठीक है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स द आउटपुट ऑफ अ कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या करेगा, ये आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा एक कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब कैटेगोरिकल है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन में आता है। देयरफॉर द आउटकम मस्ट बी कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट वैल्यू। ये बात ध्यान में रखना कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका नाम तो है, बट ये क्या प्रिडिक्ट करता है, हमारी क्लासिफिकेशन करता है। ये प्रिडिक्ट करता है एक डिस्क्रीट वैल्यू को, एक कैटेगोरिकल वैल्यू को, ठीक है। इट कैन बी आइदर yes, no, 0 or 1, true or false, but instead of giving the exact value as 0 or 1, it gives the probabilistic value which lies between 0 and 1. तो इसका नाम रिग्रेशन क्यों है, बेसिकली ये यूज तो होता है कैटेगरीज के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, मगर ये क्या करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 0 हाँ या ना बोलने की बजाय, 0 या 1 बोलने की बजाय, ट्रू फॉल्स बोलने की बजाय क्या करता है, एक प्रोबेबिलिटी देता है कि भाई 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, हमारी न्यूमेरिकल नंबर होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारी नंबर होती है जो लाया करती है 0 से 1 के बीच में।
So in logistic regression, instead of fitting a regression line, we can fit an S. तो क्या होता है, जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, इसका जो शेप होता है वो होता है एस शेप का, ठीक है, विच प्रेडिक्ट्स द मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी आती है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, ठीक है जी। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई वो कहाँ प्लॉट हो रही है, अगर वो यहाँ प्लॉट हो रही है तो इसे 1 कर दो, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ आ रही है तो इसे 1 कर दो, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ आ रही है तो इसे 0 कर दो। अगर इस डिसीजन बाउंड्री के नीचे प्रोबेबिलिटी कहीं भी लाइक कर रही है तो इसे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और ऊपर कर रही है तो हम उसे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। वी यूज सिग्मॉइड फंक्शन वेयर द इनपुट विल बी z and we will find the probability between 0 and 1 that is predicted y। तो ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन होता है और ये यूज होता है ये डिसीजन लाइन के लिए, ठीक है। ये यूज होता है कि इसको 0 पे भेजना, इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को 0 पे भेजना है या 1 पे भेजना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्हेन टू यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कब यूज करते हैं, हम जब बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स करते हैं, जैसे डिजीज डिटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। जब इंटरप्रेटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, जब हमें पता होना चाहिए कि भाई बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फॉर डेटा सेट्स वेयर फीचर एंड टारगेट हैव अ लीनियर रिलेशनशिप, तो इसमें भी लीनियर रिलेशनशिप हमें नीडेड होती है, ठीक है। अब आ जाता है इसमें डिफरेंस, तो लीनियर वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो लीनियर रिग्रेशन क्या प्रेडिक्ट करता है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है और मॉडल्स रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप ये अब ये क्या करता है, ये पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट करता है, ये क्या देता है, ये एक प्रिडिक्शन देता है, एक प्रोबेबिलिटी देता है, और क्या करते हैं हम, क्लासिफाई करते हैं बाइनरी आउटपुट्स में कि ये 0 है या 1 है, ठीक है। इसमें क्या आएगी, ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, तो डिस्क्रीट होते हैं, आउटकम इज बाइनरी, आइदर यू यूज 0 आइदर यू यूज 1। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी रेंज होती है वो कंटिन्यूअस होती है, हम कोई भी नंबर प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। आउटपुट वैल्यूज कैन रेंज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो भाई कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट वैल्यूज आर कंस्ट्रेन्ड बिटवीन 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटीज, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। लीनियर रिग्रेशन यूज करेगा लीनियर फंक्शन को और लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेगा सिग्मॉइड फंक्शन को। लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कोई न्यूमेरिकल आउटकम, और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा वो क्या करेगा, एक डिस्क्रीट वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा, एक कैटेगरी प्रिडिक्ट करेगा। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इट इज वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि एक जो है हमारी क्या है, रिग्रेशन एल्गोरिदम है, और एक क्या है, हमारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। तो जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच में पॉइंट्स है वो भी हम इनके बीच में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना कि लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, लीनियर फंक्शन यूज करता है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, सिग्मॉइड फंक्शन यूज करता है। अब आ गए हैं अपने KNN पे, के नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, और ये कैसी है, नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिदम, इट रिलाइज ऑन फीचर सिमिलैरिटी। अब देखते हैं इसे क्या करते हैं, ये क्यों नॉन पैरामीट्रिक है, ये सिमिलैरिटी पे क्यों करती है, और ये बेस्ड होती है प्रॉक्सिमिटी पे। प्रॉक्सिमिटी मतलब कौन किसके कितना ज्यादा क्लोज है, ठीक है। इट असाइंस मोस्ट कॉमन क्लास अमंग द नेबर्स। बस ये ध्यान में रखना कि ये किस पे बेस्ड है, ये प्रॉक्सिमिटी पे बेस्ड है, ये नॉन पैरामीट्रिक है, और ये रिलाई करती है फीचर सिमिलैरिटी पे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें करना है चूज के, तो मतलब के की वैल्यू चूज करनी है। के मतलब हम कितने नेबर्स को देखेंगे, ठीक है। हम 5 नेबर्स को देखेंगे, या 6 नेबर्स को देखेंगे, या 3 नेबर्स को देखेंगे। सो ये हमें क्या करना है, डिसाइड करना है। जनरली हम क्या करते हैं, 5 को चूज करते हैं जब हमारे पास नहीं दे रखा होता हो किसी ऑप्शन में। फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, और फिर हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चूज करेंगे हम के को। तो जैसे हमारे पास के है, के हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, और इसकी वैल्यू ज्यादातर क्या होती है हमारे पास, 5, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू नहीं दी है तो आप क्या चूज करोगे, के की वैल्यू 5,
ठीक है। और अगर एग्जाम में दे रखी है, किस पेपर में दे रखी है, तो आप उसी वैल्यू को लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू डेटा पॉइंट एंड ऑल द ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स। तो क्या होगा, हमारे पास क्या होंगे, हमें एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग का डेटा दे रखा होगा, ठीक है, जिसपे हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। ये हमारे पास डेटा है, डेटा की शीट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है 3, ठीक है, एक पॉइंट है 4, और इनको क्या कर रखा है, इनको क्लासेस दे रखी हैं ए बी, ए बी, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारी क्लासेस दी होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, हमें एक नया डेटा पॉइंट देंगे, जैसे मान लो इन्होंने मुझे दे दिया 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस नए डेटा पॉइंट से इन सब का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, एक और कॉलम बना लूंगी, किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लिखूंगी, डिस्टेंस लिखूंगी सबका, कि किसका इसके साथ कितना डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे के नियरेस्ट नेबर्स को। तो हमारे पास जितना नंबर है, मान लीजिए मेरे पास 5 नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, 5 पॉइंट्स चूज करूंगी जो सबसे क्लोजेस्ट है, ये जो इस डेटा पॉइंट के सबसे क्लोजेस्ट 5 पॉइंट्स हैं। और फिर क्या करूंगी, क्लासिफाई करूंगी, जो मेजोरिटी हमारे पास, जो मेजोरिटी क्लास होगी मैं उसी को असाइन कर दूंगी। मान लो जो मेरे टॉप 5 नेबर्स निकले, जो मेरे सबसे पास, जो मेरे डेटा पॉइंट के सबसे पास वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है, ए बी, ए, ए बी, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी, 5, जो हमारे टॉप 5 नेबर्स हैं, इसमें हमारे पास ए मेजोरिटी में है। सो मैं क्या करूंगी, अपने जो डेटा पॉइंट है उसको भी क्या दिलवा दूंगी, ए दिलवा दूंगी। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने सबसे पहले चूज किया कि हमें कितने नेबर्स चाहिए, ठीक है। फिर हमने सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है, अपने डेटा पॉइंट का सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट किया। और फिर हमने क्या चूज किया, फिर हमने देखा कि भाई टॉप 5 में कितने नेबर्स हैं। तो जो टॉप 5 में जो भी मेजोरिटी क्लास होगी, वो भी मैं वही क्लास मैं अपने डेटा पॉइंट को असाइन कर दूंगी। इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है ब्राइटनेस, सैचुरेशन और क्लास, ठीक है। तो हमें एक डेटा सेट दे रखा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा लेबल डेटा सेट है, लेबल डेटा। तो ये है हमारा लेबल डेटा, ठीक है। ब्राइटनेस दे रखी है, सैचुरेशन दे रखी है और क्लास दे रखी है। और ये है हमारा, जो हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, इसको हमें प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे के की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ने नहीं दी, तो हम क्या मानेंगे, के की वैल्यू है 5। फिर हम क्या करेंगे, वी हैव अ न्यू एंट्री बट इट डज नॉट हैव अ क्लास हियर, ठीक है। तो एक नई एंट्री है बट इसका क्लास नहीं है, और अभी हमें इसका क्लास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से, जो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इससे हम क्या निकालेंगे, सबका डिस्टेंस निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर न्यू डेटा। तो ये है हमारा न्यू डेटा और ये है हमारे ओल्ड डेटा, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, x2 होगा न्यू एंट्री, ठीक है, दैट इज 20। x1 क्या होगा, एग्जिस्टिंग एंट्री, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, तो न्यू एंट्री क्या है हमारी, 20, 20 माइनस पहली एंट्री क्या है 40, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जो हमारा नया सैचुरेशन है वो है 35, माइनस कर देंगे जो हमारा पुराना, जो पहला सैचुरेशन है दैट इज 20, और क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और इसको ले आएंगे हम रूट के अंदर,
ठीक है। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, हमें हर एक के लिए कैलकुलेट करना है स्पेसिफिकली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने सबसे निकाल लिया, ठीक है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये देखो, तो सबके साथ हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल लिया। पहले वाले के साथ 25 है, फिर 33। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या करना है, टॉप 5 वैल्यूज को सिलेक्ट करना है जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट है। तो टॉप 5 वैल्यूज जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट है वो कौन सी होंगी, ये इसमें लिखते हैं। सबसे पहले होगी 10, फिर होगी 25, फिर होगी 33.54, ठीक है, फिर क्या होगी हमारी 45, 1 2 3 4, अभी क्या होगी लास्ट 47.17, ठीक है। तो ये है हमारी टॉप 5 वैल्यूज। अब क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि भाई कौन सा मेजोरिटी में है। तो क्या दे रखा है हमारे पास, रेड रेड ब्लू ब्लू रेड। तो हमारे पास क्या है, रेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और ब्लू की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ऑब्वियसली रेड मेजोरिटी में है, तो हम अपने नए डेटा पॉइंट को क्या असाइन कर देंगे, रेड असाइन कर देंगे। ओके, सो हमने अपने डेटा, एज यू कैन सी अबव द मेजोरिटी क्लास बिटवीन द 5 नियरेस्ट नेबर्स इज द टू द न्यू एंट्री इज रेड, देयरफॉर वी विल क्लासिफाई द न्यू एंट्री एज रेड। ठीक है, तो हमारा जो मेजोरिटी में होगा वैसे ही हमारे जो हमारे नेबर्स होंगे वो हमें इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। और जो भी मेजोरिटी में क्लास होगी वो हम अपने नए वेरिएबल को असाइन कर देंगे। अब हमारे पास आता है डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन ट्री भी हमारा एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। और ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है, डिसीजन ट्री क्या करता है, ब्रांचिंग लॉजिक को यूज करता है। ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन, ठीक है। तो हर एक ब्रांच क्या करेगी, एक डिसीजन को रिप्रेजेंट करेगी। एक बार विजुअलाइज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो दिक्कत है, इसकी दिक्कत है कि भाई ये ओवरफिट हो सकता है, मगर इसकी जो गुड पॉइंट्स है वो है कि ये विजुअलाइज और इंटरप्रेट करने में क्या है, इजी है, ठीक है। ये याद रखना कि भाई ये विजुअलाइज करने में इजी है, ये समझने में आसान है, मगर भाई ये ना थोड़ा सा ओवरफिटिंग कर देता है, ठीक है जी। अब क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि हमारे पास दे रखे कि भाई अब हम किसी जॉब को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि भाई सैलरी रेंज क्या है, 50,000 से 80,000 के बीच में है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे। अगर है तो क्या ऑफिस घर के पास है या नहीं है। अगर ऑफिस घर के पास नहीं है, अगर बहुत दूर है, रीलोकेट करना पड़ रहा है, तो क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे। अगर पास में है तो क्या वर्क फ्रॉम होम की मतलब फैसिलिटी है, टू पॉसिबिलिटी टू वर्क रिमोटली है या नहीं है। नहीं है तो डिक्लाइन कर देंगे, है तो एक्सेप्ट कर लेंगे हम अपना ऑफर। सो ये हमने क्या किया, हमने डिसीजन ट्री बनाया। ये हमने एक हर एक ब्रांच, हम अपने हर एक नोड पे हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई इज दिस पॉसिबल और नॉट। If yes, then go ahead with these options. If no, then go ahead with these options. ठीक है, तो क्या करता है, हमें ऑप्शन देता है हर एक क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या होता है, एक रूट होता है, नोड होते हैं, लीव्स होते हैं, ऑब्वियसली वैसे ही जैसे हमारा नॉर्मल बीएसटी में होता है, डिसीजन ट्री ट्रीज में होता है, ठीक है। जो हमारे डीएसए में जो ट्रीज होते हैं वैसे ही रूट होता है, नोड होता है, लीव्स होते हैं। लीव क्या होते हैं, जो लास्ट लास्ट वाले नोड्स होते हैं जिनके बाद कुछ और नहीं होता, ठीक है। रूट क्या होता है, जो हमारा टॉप वाला होता है, और बीच को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है। ये नोड्स है और ये लीफ लीफ, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हम हर नोड पे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इज दिस पॉसिबल और नॉट, यस और नो की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, अलग अलग डिसीजन, अलग अलग छोटे छोटे ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। सो हाउ डज डिसीजन ट्री वर्क्स, अ डिसीजन ट्री वर्क्स स्टार्टिंग विद अ मेन क्वेश्चन नोन एज रूट नोड। तो रूट नोड में क्या होता है, सबसे मेन क्वेश्चन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दिस क्वेश्चन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फीचर्स ऑफ द डेटा सेट्स एंड सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये फीचर से डिराइव किया जाता है और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का। ये होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या होता है, फ्रॉम रूट नोड्स ट्रीज आस्क अ सीरीज ऑफ यस और नो क्वेश्चंस। अब क्या करेगा, ये क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा, अब यस या नो करेगा। ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू स्प्लिट द डेटा इनटू सबसेट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। अब क्या होगा, टूटता रहेगा, है ना। फॉर फर्स्ट एग्जांपल, इज इट रेनिंग, द आंसर विल डिटरमाइन विच ब्रांच ऑफ द ट्री टू फॉलो। अब यस या नो में आ सकता है इसका आंसर। तो अब क्या करेगा, यस में जाएगा तो किसी और नोड पे जाएगा, नो पे जाएगा तो किसी और नोड पे जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स टू ईच क्वेश्चन, इफ योर आंसर इज यस, यू माइट प्रोसीड डाउन पाथ
ठीक है। अब क्या है, वो पूछ रहा है कि भाई रेनिंग हो रही है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आंसर यस या नो। तो जो यस आपने आंसर किया ये आपको किसी और पाथ पे ले जाएगा, और ये जो नो आपने आंसर किया ये आपको किसी और पाथ पे ले जाएगा, ठीक है। सो यू विल टेक अनदर पाथ। दिस ब्रांचिंग कंटिन्यूज थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ डिसीजन। तो ये ब्रांचेस होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। एज यू फॉलो ईच ब्रांच you get more questions that break data into smaller groups. This step-by-step process continues until you have no more helpful questions. तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा तब तक जब तक हमारे पास ज्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस नहीं बचेंगे, ठीक है। You reach at the end of a branch where you have find the final outcome or decision. It could be classification or it could be prediction. तो क्या कर सकते, कह रहा है कि भाई जो हमारा लास्ट ब्रांच होगा, जो हमारा सबसे लास्ट लीव नोड होगा, उसमें क्या होगा, आपके पास फाइनल आउटकम होगा और डिसीजन होगा जो बताएगा आपको कि भाई ये जो तुमने क्लासिफिकेशन करी है वो कैसे हुई है, या फिर वो बताएगा कि जो आपने प्रिडिक्शन करी है वो क्या है। तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं आप, इसको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए ही यूज कर सकते हो। सो अब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। सो मतलब ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज हो सकता है। While it can handle regression problems, SVM is particularly well suited for classification tasks. So basically क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो SVM है वो मेन यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए, रिग्रेशन कर सकता है बट इट इज मेन यूज फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसका बेस्ट यूज केस आएगा। The key idea behind SVM algorithm is to find a hyperplane that best separates two classes by maximizing the margin between them. So ये बेसिकली कह रहा है कि जो हमारा की आइडिया है वो है कि हम दो क्लासेस के बीच में एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दे जो दोनों को सेपरेट करती हो, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये जो बाउंड्री की हमने बात करी है इसे हम कहते हैं हाइपरप्लेन। सो हाइपरप्लेन क्या होता है, सारे टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं एक बार। हाइपरप्लेन क्या होता है? अ डिसीजन बाउंड्री सेपरेटिंग डिफरेंट क्लास इन फीचर is represented by the equation wx plus b is equals to 0 in linear classification. So linear classification का मतलब जहाँ पे आपकी जो लाइन है, जो आपकी डिसीजन बाउंड्री है वो होगी सीधी एक लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म का इक्वेशन क्या हुआ हमारा, wx plus b is equals to 0, ठीक है। तो ये जो हमारा लीनियर फॉर्म है ये 2D में जो हमारी डिसीजन बाउंड्री है ना, ये 2D में क्या होगी, एक लाइन होगी, और 3D में क्या होगी, एक प्लेन होगी, ठीक है। तो जो ये हाइपर प्लेन है ये क्या होती है, डिसीजन बाउंड्री होती है जो दो क्लासेस को सेपरेट करती है कि अगर कोई फीचर इधर आया तो वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, और अगर कोई फीचर इधर आया तो वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है जी। तो हमें पता चल गया हमारा हाइपर प्लेन क्या होता है। हाइपर प्लेन होता है हमारा एक डिसीजन बाउंड्री। फिर क्या आता है हमारा, आता है सपोर्ट वेक्टर्स। तो सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, तो सपोर्ट वेक्टर क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट होते हैं हाइपर प्लेन के, क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग हाइपर प्लेन एंड मार्जिन फॉर एसवीएम। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मार्जिन है वो बड़ा रहे। मार्जिन बड़ा है मतलब दोनों क्लासेस अलग अलग हों, जितनी दूर होंगी दोनों क्लासेस उतना ही ईजी हो जाएगा जो भी हमारा डेटा पॉइंट है उसे क्लासीफाई करना, ठीक है। दोनों में उतनी ही ज्यादा डिस्टिंक्शन बढ़ जाएंगी, दोनों उतनी ही अलग अलग हो जाएंगे। अगर पास पास रहेंगे तो मुश्किल आ जाएगी, दूर दूर रहेंगे तो बेटर होगा। तो क्या कह रहा है, सपोर्ट वेक्टर किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं ग्रीन सर्कल्स में सबसे हाइपर प्लेन के, ठीक है, सबसे पास कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला, और ब्लू में कौन सा है, ये वाला। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर, क्योंकि ये है सबसे ज्यादा क्लोज टू हाइपर प्लेन, और यही दोनों मेन रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल करते हैं किस चीज में, डिसाइड करने में हाइपर प्लेन को, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है हाइपर प्लेन और सपोर्ट वेक्टर के बीच का डिस्टेंस। So margin is the distance between the hyperplane and support vectors. SVM aims to maximize this margin for better classification performance. So अब हमने पढ़ लिया है अपना सारे टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कर्नल की। सो कर्नल क्या होता है, बेसिकली जब हमारे पास बहुत ज्यादा फीचर्स आ जाते हैं, बहुत हाई डिमेंशनल स्पेस आ जाता है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नॉन लीनियर डेटा को भी, नॉन लीनियर नहीं सेपरेबल, कोई ऐसा कुछ डेटा है हमारे पास जिसे स्ट्रेट लाइन नहीं कर पा रही है, कोई कर्व चाहिए या फिर कोई और तरीके की बाउंड्री चाहिए, उसे भी एसवीएम हैंडल कर पाए। इसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, हम कर्नल फंक्शन का यूज करते हैं,
ठीक है। हार्ड मार्जिन होता है हमारा वही चीज कि जो हमारा एक पॉइंट है उसको एक पर्टिकुलर चीज असाइंड है कि वो इस ए ग्रुप का है या बी ग्रुप का है, ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं होता। और सॉफ्ट मार्जिन का मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट मार्जिन का मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रुप ए का है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रुप बी का है। हार्ड मार्जिन मतलब हमें पक्का बाय पक्का पता है कि ए का है या बी का है। मान लीजिए कोई कलर है, ठीक है, रेड या ब्लू, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हार्ड मार्जिन में होगा कि भाई ये कलर रेड है, ये कलर रेड है, ये कलर रेड है, ये कलर ब्लू है, ये कलर ब्लू है। बट सॉफ्ट मार्जिन में क्या होगा, इस कलर की 88% प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड है और बाकी प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्लू है, ठीक है। तो सॉफ्ट मार्जिन अलाउ करती है प्रोबेबिलिटी को, ये मिसकैलकुलेशंस को इंट्रोड्यूस करवाती है, ये अलाउ करती है कुछ मिसकैलकुलेशंस को, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं एसवीएम के स्टेप्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इनपुट डेटा, ठीक है। सबसे पहले हमने इनपुट डेटा लिया, फिर हमने क्या किया, एक हाइपर प्लेन फॉर्म किया, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की या फिर एक प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करी जो सेपरेट करता है दोनों क्लासेस को। फिर हमने क्या आइडेंटिफाई किया, फिर हमने आइडेंटिफाई किया सपोर्ट वेक्टर्स को, ठीक है, हमने दोनों सपोर्ट वेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन से सबसे ज्यादा पास है। फिर हमने किया मैक्सिमाइज मार्जिन को, ठीक है, मार्जिन को मैक्सिमाइज कर दिया कि भाई जितना दूर रहेंगे उतना ही इजी हो जाएगा क्लासिफाई करना, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। और फिर हमने क्या किया, अलाउ किया कुछ एरर्स, ठीक है, एरर अलाउ कर सकते हैं ये इफ नीडेड है, ठीक है। जो मैंने बोला था आपको कि पैरामीटर सी जो असाइन करता है हमारा प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी के साथ वर्क करना चाहते हैं जो थोड़ी बहुत मिसकैलकुलेशंस को अलाउ करता है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सॉफ्ट मार्जिन का, ठीक है। और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा हाई डायमेंशनल डेटा है, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो हम क्या यूज करेंगे, कर्नल फंक्शन को, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू हायर डायमेंशंस इफ इट्स लीनियरली नॉट सेपरेबल। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसपीएम। तो हमने ऊपर से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हम ध्यान से देखते हैं। हम देखते हैं कि भाई 2D प्लेन में हमारा जो हाइपर प्लेन होता है वो होती है सीधी लाइन, और 3D में क्या होती है, प्लेन होता है। ये क्या कर रहा है, हाइपर प्लेन दो डिफरेंट क्लासेस को अलग अलग करता है, ठीक है। सबसे पास डेटा पॉइंट जो होगा हाइपर प्लेन के उसे हम कहेंगे सपोर्ट वेक्टर, और सपोर्ट वेक्टर और हाइपर प्लेन के बीच में जो भी हमारा डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मार्जिन, ठीक है। अब फिर आ जाएंगे हम कर्नल पे। कर्नल क्या होता है, जब हम डेटा को नॉन लीनियरली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हाई डायमेंशनल डेटा है, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हम कर्नल फंक्शन का यूज करेंगे। हार्ड मार्जिन का मतलब होता है कि परफेक्टली सेपरेट करना, ठीक है, हर सबको एक एक चीज असाइन कर देना। सॉफ्ट मार्जिन का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी वाइज असाइन करना, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट लिया, ठीक है, पहले डेटा को इनपुट लिया, उसको सेट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइपर प्लेन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मैक्सिमाइज करेंगे अपना मार्जिन। फिर हम क्या करेंगे, अगर इफ वी नीड टू वर्क विद प्रोबेबिलिटीज देन वी विल इंट्रोड्यूस सॉफ्ट मार्जिन। और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा हाई डिमेंशनल डेटा है, कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा है जो लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे कर्नल फंक्शन का। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एसवीएम। तो दो टाइप के एसवीएम होते हैं। पहली चीज लीनियर एसवीएम, जिसमें सीधी लाइन से हमारा जो डिसीजन बाउंड्री होती है वो दोनों क्लासेस को सेपरेट कर देती है। तो इसका पर्पस क्या होता है, व्हेन डेटा कैन बी परफेक्टली सेपरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन इन 2D और अ हाइपर प्लेन, ठीक है। मतलब जब स्ट्रेट लाइन से बात बन जाती है, इसकी डिसीजन बाउंड्री कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है या फिर हाइपर प्लेन होता है, ठीक है। मैक्सिमाइज करता है मार्जिन को क्लासेस के बीच में। इसकी इफेक्टिवनेस क्या होती है, ये सूटेबल होता है लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए। तो लीनियर का मतलब, लीनियर एसवीएम में ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे स्ट्रेट लाइन यूज होगी। नॉन लीनियर एसवीएम में जहां पे स्ट्रेट लाइन यूज नहीं होगी, जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा। इसका पर्पस क्या होता है, व्हेन डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, ठीक है। इसकी डिसीजन बाउंड्री कैसी होगी, कर्नल फंक्शन का यूज करेगा डिसीजन बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए, ताकि क्या कर सके, जो ये डेटा है उसको हायर डायमेंशनल फिगर्स में लेके जाए और फिर डिसीजन बाउंड्री का यूज करे। इसकी आ जाती है इफेक्टिवनेस। तो ये कैप्चर करता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को एंड इट कैन अचीव हायर क्लासिफिकेशन एस एक्यूरेसी कंपेयर टू लीनियर एसवीएम्स। तो लीनियर एसवीएम्स बहुत सिंपल हो गए, बहुत इजी वर्जन हो गया, और नॉन लीनियर एसवीएम्स इसका थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया। ओके, जैसे ये देखो, ये है लीनियर, ये सीधी सीधी लाइन से हो गया, और ये है नॉन लीनियर की यहाँ पे हमें सर्कल यूज करना पड़ा, कर्व यूज करना पड़ा दो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए। ओके, अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसवीएम। सो एसवीएम इज अ वेरी गुड एल्गोरिथम। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, हाउ व्हाई वी यूज इट।
सो पहली चीज आती है हाई डिमेंशनल परफॉर्मेंस। तो क्या करता है एसवीएम, एक्सेल करता है हाई डिमेंशनल स्पेसेस में, मेकिंग इट सुटेबल फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। ओके, तो हाई डिमेंशनल डेटा पे इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। फिर आता है हमारे पास नॉन लीनियर कैपेबिलिटीज। तो यूटिलाइजिंग कर्नल फंक्शंस लाइक आरबीएफ एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कर्नल के कुछ फंक्शंस है आरबीएफ और पॉलिनोमियल। तो एसवीएम क्या करता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ कर्नल फंक्शंस। फिर आती है हमारी आउटलायर रेजिस्टेंस। तो सॉफ्ट मार्जिन क्या करता है, जो हमारा सॉफ्ट मार्जिन होता है एसवीएम में अलाउ करता है हमें कि हम आउटलायर्स को इग्नोर कर सकें। इससे क्या होता है, हमारी जो रॉबस्टनेस होती है स्पैम डिटेक्शन में, एनोमली डिटेक्शन में, वो बहुत अच्छी हो जाती है। जो आउटलायर्स होते हैं वो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते। फिर क्या आता है हमारा बाइनरी एंड मल्टी क्लास सपोर्ट। तो एसवीएम क्या होता है, सब इफेक्टिव होता है बोथ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मतलब इफ यू वांट टू क्लासेस, ठीक है, बाइनरी, तो उसमें भी अच्छा है, और मल्टी और बहुत सारी क्लासेस में अलग अलग क्लासिफिकेशन करना है तो ये उसमें भी अच्छा है। सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और इसकी मेमोरी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। एसवीएम फोकस करता है सपोर्ट वेक्टर्स पे, मेकिंग इट मेमोरी एफिशिएंट कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम्स। कम मेमोरी यूज करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस तो सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स है, जो एक एक दो दो होते हैं। ठीक है, उससे तो नहीं होते सपोर्ट वेक्टर्स। सो हमारी जो मेमोरी एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्लो ट्रेनिंग होती है भाई बहुत। एसपीएम बहुत लार्ज डेटा सेट्स के लिए क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। दूसरी चीज, पैरामीटर ट्यूनिंग डिफिकल्टी। तो भाई तुम्हें राइट कर्नल चूज करना पड़ेगा, राइट पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे सी, केयरफुल ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव होता है पैरामीटर्स के लिए। और ये नॉइस के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, कि भाई नॉइसी डेटा हुआ अगर, ठीक है, ओवरलैपिंग क्लासेस हुई, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये रियल लाइफ सिनेरियोज में काफी ज्यादा मतलब हिचकिचा सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा जो होता है वो नॉइसी होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग क्लासेस होती हैं, बहुत ज्यादा रफ डेटा होता है। ठीक है, फिर आती है लिमिटेड इंटरप्रेटेबिलिटी। तो हम इसे समझ नहीं पाते। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाइपरप्लेन इन हायर डायमेंशंस। तो जब हाइपरप्लेन का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हायर डायमेंशंस हो जाते हैं, तो हम इसको विजुअलाइज ठीक से नहीं कर पाते, विच मेक्स एसवीएम लेस इंटरप्रेटेबल। तो हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई बिहाइंड द लॉजिक क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या लॉजिक है इस चीज का। फिर आ जाता है फीचर स्केलिंग सेंसिटिविटी। तो भाई फीचर स्केलिंग इसमें बहुत एसेंशियल है। ठीक है, अगर तुम फीचर स्केलिंग नहीं करोगे तो एसवीएम मॉडल्स बहुत पुअरली परफॉर्म करेंगे। एसवीएम फीचर स्केलिंग मतलब बहुत बड़े बड़े फीचर, जो बहुत बड़ी रेंज होती है फीचर्स की, उसको कम करना। ठीक है, मान लीजिए 2000 से 3000 तक के बीच में है डेटा, ओम -2000 से +3000 के बीच में, तो इसको हम स्केल डाउन करके 0 से 1 के बीच में ले आएंगे। अगर हम नहीं लाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो फीचर सेंसिटिविटी, जो हमारा एसवीएम मॉडल है, पुअरली परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, पहला एडवांटेज ये है, तो जो हमारे मेन मेन एडवांटेजेस हैं, सबसे पहली चीज तो नॉन लीनियर डेटा को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, हाई डायमेंशनल डेटा को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है, और आउटलायर को भी अच्छे से हैंडल करता है। और मेन मेन डिसएडवांटेजेस कौन से हुए हमारे, कि भाई ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्लो है, और नॉइस से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और क्या है इसका फीचर स्केलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। ठीक है, फीचर स्केल से भी सेंसिटिव है। तो हमारे एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, हमने इसकी विजुअल इंटरप्रिटेशन देख ली, हमने टाइप्स देख लिए, हमने स्टेप्स देख लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एल्गोरिथम पे, दैट इज नेव बेस्ड। ठीक है, तो नेव बेस्ड क्या होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है। किस पे बेस्ड, प्रोबेबिलिस्टिक मतलब प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। और ये किस पे वर्क करती है, बेस थ्योरम। नेव बेस से समझ में आ रहा है कि ये किस पे वर्क कर रही है, बेस थ्योरम पे। और ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज करी जाती है क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बहुत एफिशिएंट है, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पर्टिकुलरली इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड हाई डिमेंशनल डेटा सेट्स। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला है जो वी नीड टू नो, वी नीड टू लर्न। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, गिवन दैट कि बी हो चुका है, is equals to probability of b given that a is done multiply by probability of a divided by probability of b। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला है, और वी नीड टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, बेस थ्योरम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। बेस थ्योरम डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन प्रायर
कंडीशंस और रिलेटेड टू द इवेंट। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। In context of naive Bayes, this theorem is used to calculate the probability of a data point belonging to a particular class based on its features. तो अब क्या करते हैं, हम फीचर्स देखते हैं उसके और फिर क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लास ए में है या बी में है। ओके, सो जब हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बेस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें एक मेजर एजम्पशन आता है। तो नेव बेस का क्या एजम्पशन होता है, द की एजम्पशन इन नेव बेस इज कंडीशनल इंडिपेंडेंस। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई कंडीशनल इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब क्या है, अ गिवन द क्लास लेबल द फीचर्स आर एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हम सोचते हैं कि जो ये फीचर्स हैं, जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारा x1 x2 x3, ये जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, और यही इसका मेजर ड्रॉबैक भी हो सकता है। हम ये चीज एज्यूम करके चलते हैं कि ये सब चीजें जो हैं, जो हमारे फीचर्स हैं, ये इंडिपेंडेंट है। और मैथमेटिकली फॉर फीचर्स x1 x2 xn द जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज, ठीक है, तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाती है क्योंकि अगर आपके पास एक से ज्यादा फीचर्स हैं, ठीक है, तो जैसे हमारा ये होता है समेशन साइन होता है एडिशन के लिए, वैसे ही हमारा दिस साइन, this sign is for multiplication. Okay, so pxi given that y has happened. ये इस फॉर्मूले को याद कर लेना। वैसे ही फॉर्मूला ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट कैन सो यू कैन लाइक एडिशनली टेल देम कि भाई आई नो दिस थिंग। ठीक है, फिर आ जाता है द एजम्पशन सिंप्लीफाइज द कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज मेकिंग द एल्गोरिथम कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। तो ये एजम्पशन क्या करती है, ये जो कंप्यूटेशन है प्रोबेबिलिटी से, जो प्रोबेबिलिटी की कंप्यूटेशन है, जो कैलकुलेशन फॉर्म हो रही है, जो कॉस्ट है, वो क्या करता है, उसको कम कर देता है, उसको एफिशिएंट बना देता है। सो देन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑफ नेव बेस क्लासिफायर्स। ठीक है, तो नेव बेस के क्लासिफायर्स के टाइप भी पूछ सकते हैं। तो थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स आर Gaussian naive Bayes, ठीक है, सो कंटिन्यूअस फीचर्स अलाउ Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो हमारा डेटा सेट है वो किस फॉर्म में है, Gaussian फॉर्म में है। और इसका यूज केस क्या होता है, इट इज यूज व्हेन फीचर्स आर कंटिन्यूअस, जब हमारे फीचर्स कंटिन्यूअस होते हैं एंड अज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सो इट इज टेलिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीचर्स। जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, अगर वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो हम यूज करेंगे गॉसियन नेव बेस का। फिर आ जाता है मल्टीनोमियल नेव बेस, व्हेन फीचर्स रिप्रेजेंट डिस्क्रीट काउंट्स। ठीक है, जब डिस्क्रीट काउंट्स, जब हमने बोला डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल वर्ड फ्रीक्वेंसीज इन अ टेक्स्ट, it is commonly used in text classification tasks like spam detection, sentiment analysis and document category. हमेशा ये याद, कीवर्ड्स को याद रखना है कि गॉसियन नेव बेस कब यूज होगा, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल होगा, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट्स होगा वो नॉर्मल होगा। मल्टीनॉर्मल कब होगा, जब हमारा डिस्क्रीट काउंट होगा, जब हमारे फीचर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्क्रीट काउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है हमारा बर्नौली नेव बेसिस। बर्नौली नेव बेसिस क्या करता है, जब फीचर्स बाइनरी होते हैं, लाइक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ फीचर। ये जब बाइनरी फीचर्स होते हैं, बाइनरी का मतलब 0 और 1, मतलब है या नहीं है। ठीक है, और इसका यूज केस होता है बूलियन या बाइनरी फीचर्स, लाइक क्लासिफिकेशन विद बाइनरी वर्ड अकरेंस, लाइक बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल, कि मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो बर्नौली नेव बेस हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास बाइनरी फीचर्स होंगे। फिर आ जाता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ नेव बेस। ओके, सो हम आ गए हैं अब एडवांटेजेस ऑफ नेव बेस पे। तो नेव बेस के क्या एडवांटेज हैं, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि भाई दिस इज वेरी सिंपल एंड फास्ट, ठीक है, कंप्यूटेशनली बहुत एफिशिएंट होता है। फिर आता है कि स्केलेबल है, वर्क्स वेल विद हाई डायमेंशनल डेटा। रोबस्ट टू इररिलेवेंट फीचर्स, तो अगर हमारे पास बेकार फीचर्स हैं, इररिलेवेंट फीचर्स हैं, या फिर हमने फीचर सिलेक्शन ढंग से नहीं किया है, तो क्या है, ये रोबस्ट है, ये उसके लिए इम्यून है, ये इग्नोर कर देता है फीचर्स को जो कंट्रीब्यूट नहीं करते क्लासिफिकेशन में। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और ये मिसिंग डेटा को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ नेव बेस, जिसमें सबसे सारा इंपॉर्टेंट है सिंपल और फास्ट, ठीक है, रोबस्ट टू इररिलेवेंट फीचर्स और हैंडल्स मिसिंग डेटा।
फिर आया था हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ नेव बेस। तो भाई इसमें डिसएडवांटेज क्या हुआ, पहली चीज तो हो गई कि भाई इंडिपेंडेंट एजम्पशन, अगर हमारे फीचर्स के बीच में कोई रिलेशन है तो वो हम नहीं देख पाते, ठीक है, वो हम नहीं देख पाते, और सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इसी चीज की वजह से जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो बेस्ट नहीं हो पाती, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लिमिटेड एक्सप्रेसिवनेस, तो मॉडल्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर आ जाती है जीरो प्रोबेबिलिटी इशू, ठीक है। अभी क्या होता है जीरो प्रोबेबिलिटी इशू में, क्या होता है कि जब कुछ मैथमेटिकल रीजंस की वजह से वो प्रोबेबिलिटी जीरो असाइन कर देता है टू सम बिग फीचर्स, ठीक है। फिर आता है हमारा पुअर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स, ठीक है। वाइल गुड फॉर क्लासिफिकेशन पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में नॉट बी एक्यूरेट, ये तो जो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स हैं क्या पता वो अच्छे ना हो, कि क्लासिफिकेशन के लिए तो सही है, बट इफ वी यूज दिस फॉर रिग्रेशन इट मे बी बैड बिकॉज पुअर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स, ठीक है। तो एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा नेव बेस होता है, नेव बेस इस पे बेस्ड होता है, बेस थ्योरम पे बेस्ड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें एक एजम्पशन होती है, इसमें हम क्या एजम्पशन लेते हैं कि भाई एवरी फीचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है इनका, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे टाइप्स। टाइप्स क्या है कि पहले गॉसियन नेव बेस है, गॉसियन नेव बेस कब यूज होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा। मल्टीनॉमियल नेव बेस कब यूज होगा, मल्टीनॉमियल नेव बेस तब यूज होगा जब डिस्क्रीट काउंट्स होंगे। और बर्नौली नेव बेस है, बर्नौली नेव बेस कब यूज होगा, जब फीचर्स बाइनरी होंगे, या मतलब 0 और 1 की फॉर्म में, एब्सेंस या प्रेजेंस की फॉर्म में, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, तो अब हम देखेंगे एक स्टूडेंट का नेम और ए प्लस ग्रेड आया या पास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट नेम, ठीक है। यहाँ पे आ गया कोई नेम मान लो, तो ए प्लस ग्रेड आया है या नहीं आया, 0 या 1, आया है तो 1, पास हुआ है तो 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि क्या फेल हुआ है, फेल का ग्रेड डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब हमने पढ़ लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट भी एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है जिसे यूज कर सकते हैं हम दोनों चीजों के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी। और इट बिल्ड्स मल्टीपल डिसीजन ट्री एंड कंबाइन देयर आउटपुट्स टू मेक एक्यूरेट एंड स्टेबल प्रेडिक्शंस। तो फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट का मतलब बहुत सारे ट्रीज, राइट। तो रैंडम फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज। तो हम बहुत सारे डिसीजन ट्रीज की जो आउटपुट होते हैं वो लेते हैं और उनको कंबाइन करके एक बेटर और मोर एक्यूरेट, मोर स्टेबल प्रिडिक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा लेंगे, ठीक है, लेबल डेटा सेट लेंगे, और हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप सैंपल्स बनाएंगे। बूटस्ट्रैप सैंपल्स का मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो अपना बैग था उसमें से कुछ डेटा सेट्स निकाले, उससे मेरा डिसीजन ट्री ए ट्रेन कर दिया। अब वो वापस सैंपल्स मैंने वापस बैग में रखे, दोबारा उनको मिक्स किया और दोबारा कुछ सैंपल्स निकाले, जिससे मैंने अपना डिसीजन ट्री बी किया। ऐसे ही मैंने करते करते वापस निकाले डाले, वापस निकाल के डाल के करते करते बहुत सारे डिसीजन ट्रीज मैंने अपने ट्रेन किए, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीपल डिसीजन ट्रीज ट्रेन कर दिए, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, ग्रो मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। अब मैंने सबको ट्रेन कर दिया है, फॉर ईच सैंपल बिल्ड अ डिसीजन ट्री बट एट ईच नोड रैंडमली पिक सबसेट ऑफ फीचर्स। अब मैंने क्या किया कि इनके लिए जो मैंने ये चीज मॉडल्स बनाए थे, इनके लिए क्या करूंगी, सारे फीचर्स को यूज ना करके एक सबसेट ऑफ फीचर्स यूज करूंगी, यूज दैट सबसेट टू फिट द फाइंड द बेस्ट स्प्लिट, ठीक है। तो मैंने सबके लिए, जैसे मैंने सबके लिए डेटा यूज डिफरेंट डिफरेंट यूज किया था, डिफरेंट डिफरेंट सबसेट यूज किया था, वैसे ही मैं रैंडमली सारे फीचर्स यूज नहीं करूंगी, कुछ कुछ सबसेट्स निकाल निकाल के यूज करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, प्रिडिक्शन बनाऊंगी, ठीक है। अब मुझे कोई भी, जब मैंने ये सारे ट्रेन कर लिए हैं, अब इन सबके पास ये सबके सभी डिफरेंट डिफरेंट डेटा और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ ट्रेन हुए हैं। अब मैं क्या करूंगी, जब मैं कोई भी चीज क्लासिफिकेशन के लिए भेजूंगी, ठीक है, इफ आई वांट टू क्लासिफाई समथिंग, तो क्या होगा, ये कुछ प्रिडिक्ट करेगा। मान लो कि मैं पूछती हूँ मुझसे कि बारिश हुई या नहीं हुई, तो ए कुछ प्रिडिक्ट करेगा, ए ने मान लो प्रिडिक्ट किया यस, बी ने प्रिडिक्ट किया यस, सी ने प्रिडिक्ट किया नो, डी ने प्रिडिक्ट किया नो और ई ने प्रिडिक्ट किया नो। तो अब मैं क्या करूंगी, मेजॉरिटी वोट ले लूंगी, ठीक है।
तो मैंने क्या कर लिया, इनका मेजोरिटी वोट क्या हुआ, नो हुआ, तो मैं क्या मानूंगी कि भाई नो, नो इज माई आंसर। सिमिलरली अगर रिग्रेशन में ये सब आता है तो मैं क्या करूंगी, सारे ट्रीज प्रिडिक्शंस का एवरेज ले लूंगी। दोबारा देखते हैं क्या हुआ। रैंडम फॉरेस्ट का मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो ग्रुप ऑफ ट्रीज कौन से ट्रीज आएंगे, डिसीजन ट्रीज आएंगे। क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपना डेटा लूंगी, जो अपना लेबल डेटा सीट है। उसके बाद क्या करूंगी, बूटस्ट्रैप सैंपल्स को क्रिएट करूंगी। बूटस्ट्रैप सैंपल्स किसे कहते हैं, मैंने कुछ डेटा निकाला, उसको एक ट्री में भेजा, फिर उस सैंपल्स को क्या कर दिया, वापस अपने सैंपल्स में डाल दिया और उसको रिप्लेसमेंट के साथ दोबारा एक और नया सेट निकाला। तो ऐसे करते निकालूंगी, फिर एक ट्री को दूंगी, फिर वापस रख दूंगी, फिर निकालूंगी, फिर एक ट्री को दूंगी, फिर वापस रख दूंगी। तो ऐसे मैंने सबसेट्स निकाले, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रिपीटिशन भी हो सकता है डेटा का, ठीक है। तो जैसे मैंने सैंपल्स निकाले वैसे मैं क्या करूंगी, फीचर्स का कोई सबसेट लूंगी और सबको अलग अलग फीचर्स दूंगी, ठीक है। रिपीट भी हो सकते हैं बट अलग अलग फीचर्स दूंगी। अब मैंने क्या किया, सबके पास अलग अलग फीचर्स हैं और अलग अलग डेटा सेट है। अब मैंने सबको ट्रेन किया, सारे ट्रीज को ट्रेन कर लिया। तो जब भी मुझे अब प्रिडिक्शन बनानी होगी तो क्लासिफिकेशन में मैं क्या करूंगी, क्लासिफिकेशन में मैं मेजोरिटी वोट को काउंट करूंगी और रिग्रेशन में मैं क्या करूंगी, एक एवरेज प्रिडिक्शन को काउंट करूंगी। जो भी ट्रीज ने प्रिडिक्शन दी उन सबका एवरेज निकाल लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहले हमारा डेटा सेट है उसको मैंने 3 डिसीजन ट्री में डिवाइड कर दिया। फिर एक डिसीजन ट्री से मुझे मिला रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट n, ठीक है। तो इन सबके फीचर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एट द एंड मैं इन सबके रिजल्ट्स को लेके या तो मेजोरिटी वोटिंग करूंगी या फिर इन सबका एवरेज करूंगी अपने फाइनल रिजल्ट को बनाने के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या है कि भाई ये लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करता है, बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के लिए वर्क करता है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर देता है और मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करता है और नॉन लीनियर डेटा को भी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई बहुत सारे डेटा, वो बड़े बड़े डेटा सेट्स के लिए वर्क करता है, क्योंकि भाई बहुत सारे ट्रिक्स है हमारे पास तो बहुत अच्छा वर्क करेगा दोनों के लिए, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर देगा, मिसिंग वैल्यूज और लीनियर डेटा के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, भाई हम इतनी सारी ट्रीज यूज कर रहे हैं तो भाई स्लो तो हो ही जाएगा ना, प्रोसेस तो स्लो होता है और इसकी मेमोरी भी बहुत लगती है क्योंकि भाई बहुत सारे ट्रीज को तुम पहले ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। फिर लेस इंटरप्रेटेबल होता है कि भाई कौन सी ट्रीज को देखोगे, विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे फॉरेस्ट को। अब क्या कर सकता है, इट कैन बी ओवरकिल फॉर स्मॉल डेटा सेट्स, तो स्मॉल डेटा सेट्स के लिए ओवरकिल हो सकता है, ठीक है, खराब हो सकता है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए। अभी क्या कह रहा है कि भाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, पहली चीज तो मेडिकल डायग्नोसिस में अच्छा है, क्रेडिट स्कोरिंग, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, ठीक है, कि कस्टमर लेगा या नहीं लेगा, कोई भी प्रोडक्ट को लेगा या फिर नहीं लेगा, तो इस चीज में ये अच्छा हो सकता है। तो ये रिग्रेशन के लिए भी अच्छा है क्योंकि भाई क्रेडिट स्कोर और प्रिडिक्शन, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन कर रहा है, और क्लासिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये मेडिकल डायग्नोसिस और कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन कर रहा है। सो दिस इज अबाउट रैंडम फॉरेस्ट।